हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ कंप्लीट चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें मूविंग चार्ज की वजह से फील्ड, उसके ऊपर फोर्स, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड, गैल्वेनोमीटर, दो वायर के बीच का फोर्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सब कुछ इंक्लूडेड है। बात समझ रहे हैं बेटा? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसी भी बातें होंगी या ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपने अपने नोट्स में वो लिखा ही या पढ़ा ही नहीं हो। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को हाइप करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखें, देखने के बाद अगर आपको कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। उससे हमें आइडिया लगता है कि हमें और क्या बेटर करना है और कितने बच्चों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ। अब इस चैप्टर का जो फ्लो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है बेटा। तो हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवर्ट। और एक बात और बेटा, क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। ये जो फाइल आपके लिए बनाई गई है, ये आपके सीनियर हमारे स्टूडेंट जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, केशव ने बनाई है, जिसने पहले एनएलएम एंड फ्रिक्शन भी बनाया है। ओके, आपके सीनियर बहुत सारे बच्चे ये फाइल आपके लिए बनाकर भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास जो है थोड़ा टाइम कम होता है दिन में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, डाउट सेशन चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं। तो वो बच्चे भी ये जानते हैं कि ये कंटेंट और बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो उनका कुछ फायदा हो सकता है। उनका मतलब आपका, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनका फायदा हो सकता है। इसलिए ये बच्चे जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं या अलग अलग कॉलेजेस में है, वो भी आपकी सपोर्ट करने के लिए ये सारी वीडियोस जब पीडीएफ बनाकर भेज रहे हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें और कैसी लगी, कुछ और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी, और अगर ये वीडियो पसंद आई वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। तो बायोट-सैवर्ट लॉ, ये जो सेवर्ट लॉ है ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से है। जैसे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज की वजह से, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट चार्ज मास की वजह से है, ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन जाता है। करंट कैरिंग एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएंगी? करंट की एम्पियर, लेंथ की मीटर, और इसकी डायरेक्शन सेम एज ऑफ करंट होगी बेटा। इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? dB। स्मॉल एलिमेंट की वजह से, बड़े एलिमेंट की वजह से निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू नॉट बाय 4πI dl क्रॉस r बाय r क्यूब। बोर्ड में भी ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। जो डायरेक्शन है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जब आप लिखेंगे यहां पर a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, तो dl r साइन थीटा, एक आर यहां नीचे कैंसिल हो जाएगा तो यहां स्क्वायर बचा है बेटा। और ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगी आपके पास, वो आगे चलकर देखेंगे। अभी यूनिट्स बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है टेस्ला, और इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सीजीएस यूनिट बेटा गॉस होती है। कन्वर्जन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। फिर ये जो यूज हुआ है कांस्टेंट बेटा, म्यू नॉट बाय 4π, इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में 10⁻⁻7 होती है, सीजीएस यूनिट में 1 होती है। जैसे कूलम लॉ में 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 एसआई सिस्टम में होती है और सीजीएस यूनिट सिस्टम में 1 होती है। तो 2-3 बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं, 2-3% क्वेश्चन में हमें उसकी वैल्यू भी 1 की जरूरत पड़ती है बेटा, और इसकी वैल्यू 1 की जरूरत भी पड़ सकती है। ये था करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। अब है मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें देखना है। तो IDL जो होता है, दिस इज इक्वलेंट टू चार्ज इनटू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? कूलम पर सेकंड इनटू मीटर, तो मीटर पर सेकंड को आपने लिख दिया वेलोसिटी।
तो सेम आइडियल की जगह क्या आ गया, QV। ये आगे फोर्स के फॉर्मूला में भी ऐसे ही कन्वर्जन आएगी। तो यहां पर V क्रॉस R को लिखेंगे VR साइन थीटा, तो एक R से नीचे एडजस्ट हो जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा। यहां पर अगर आप इस फॉर्मूला से देखें तो V की वैल्यू 0 पुट करते ही मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EM वेव। यहां पर मूविंग चार्ज का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जीरो एक्सेलरेशन से। और अगर R और V पैरेलल हो जाएं तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा पैरेलल का मतलब थीटा 0, तो साइन 0 0 बेटा। इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल डायरेक्ट इसके लाइन ऑफ मोशन पे होगा तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ओके, अब आता है काफी ज्यादा यूज होने वाला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये होगा बेटा Q0/2 Q0/4 QV। एंगल कितना है V और R में, 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो गया बच्चों 1, तो ये आ गया QV/R²। यहां हमने साइन 90 1 कर दिया बेटा। अब यहां पर ये चीज लिखी गई है लेटर इन दिस चैप्टर, इन दोनों फॉर्मूला में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर। ये मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है जिसका रेडियस R है। तो ये दोनों अलग अलग हैं बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये यूज किया जाता है। अगर आप देखें साइन कन्वेंशन, ऐसा कुछ देखिए बच्चे ही कर सकते हैं, वही इतने इनोवेटिव होते हैं, हम लोग तो बस ठीक है सिर्फ कंटेंट दे सकते हैं आपको। अगर ये एक एरो दूर जाएगा बेटा, तो एरो से पीछे आपको ये एक फेदर इसका दिखाई देगा क्रॉस सेक्शन में, तो एरो का क्रॉस का मतलब है आपसे दूर जा रहा है, यानी कि इनवर्ट। डॉट, एरो आपकी तरफ आ रहा है तो यहां डॉट दिखेगा बेटा, तो इसका मतलब अगर फील्ड डॉट लगा हो तो ये आपकी तरफ आ रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं तो फील्ड आउटवर्ड है बेटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम स्टैंडर्ड बॉडीज बेटा, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2 I/R। डायरेक्शन, ये फिंगर्स राइट हैंड की घूमती हैं, तो करंट यहां घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो ये इनवर्ड आ गया, ऐसे घुमाओगे तो ये आउटवर्ड आ जाए। क्लियर है बेटा। अगर लूप के पास n टर्न्स हैं तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, n लगा। ओके, अब ये आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 I θ/R, थीटा इज इन रेडियन। इसी से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट लूप के लिए थीटा क्या होगा 2π, तो जैसे ही आप यहाँ 2π पुट करेंगे ये कट के क्या आ जाएगा 2, और ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इसी लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर रेडियस r है बेटा, तो ये होगा μ0/2 NI R² प्लस x² की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से था। डायरेक्शन, इधर आप अपनी फिंगर्स घुमाएं बेटा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरफ अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो ये ग्राफ दोनों साइड पे रिंग के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये ग्राफ इसी तरीके से मूवर बनेगा। ऑन सेंटर, सेंटर पे x की वैल्यू 0 होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये सेम फॉर्मूला है जो यहां पर लिखा गया था बेटा। इसमें एक स्पेशल केस आता है, डायरेक्ट MCQ इसके ऊपर देखने को मिलेंगे बेटा। अगर आप एक्सेस पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बेटा, एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड और x जो है वो मच लेसर देन r है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम, एक्सेस पे जाएंगे तो चेंज होगा। वो स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कितना होगा 3/2 x²/r²। ये कहां से आया बेटा, यहां से आया। 3/2 पावर आगे आ जाएगी, x²/r², बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर ये आता है। BA क्या है ऑन एक्सेस फील्ड, BC क्या है सेंटर पे फील्ड। ड्यू टू स्ट्रेट वायर बेटा, अभी कुछ SIP आएंगे, सर्कुलर लूप की वजह से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं, वो आगे चलकर लिखे हुए हैं क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, आर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग है दोनों एंड के साथ ये जो एंगल बनेगा अल्फा। और अगर आप एंड के साथ एंगल देखें इसका तो कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। स्पेशल केस अगर आप देखेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है बेटा, जैसे मैंने कहा था लूप में ये घूमता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, वायर में ये स्ट्रेट है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कैसे है वायर में, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी बेटा, सर्कुलर। इनफाइनाइट लाइन के लिए ये अगर ये बहुत ऊपर चला गया बेटा तो आपको एंड देखने के लिए ये कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट यही है वायर का। सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल 90 दूसरा 0, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये भी काफी यूज होता है। अगर आप देखें एंड सेमी इनफाइनाइट है बट पॉइंट बाहर है, तब साइन अल्फा साइन बीटा लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक एंगल पॉजिटिव एक नेगेटिव बच्चे संभाल नहीं पाते। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि लाइन ज्वाइनिंग का एज के साथ एंगल देखो, एक एंगल थीटा है और दूसरा इन्फिनिटी पे एंगल क्या होता है, 0। तो कॉस फाई 1 हो गया कॉस थीटा, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा है, तो अपने आप बात बन जाएगी। यहां आर देखना है बेटा, आर आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना। ओके, अगर पॉइंट लाइन पे ही हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वही आई डीएल क्रॉस आर, ये डीएल है और ये आर है, दोनों पैरेलल हो गए तो सभी एलिमेंट की वजह से 0, तो नेट भी 0 हो जाएगा। अगर आप देखें बेटा ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, यहां पर ये एक करंट कैरिंग वायर है बेटा, ऐसे थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा। तो अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली तो इस तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव ड्रॉ कर दिया। जैसे ही डिस्टेंस 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे ही डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन आ गई। अब ये फील्ड सॉरी अब अगर ये जो करंट है ये इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएंगी बेटा, इनवर्ड है, राइट हैंड रख के देखिए बेटा ऐसे, तो यहां पर ये ऊपर हो गया, तो यहां पर ये पॉजिटिव, यहां ये नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ यानी कि इस साइड पे मैं पॉजिटिव फील्ड लूंगा और यहां पर नेगेटिव है तो इस साइड पे मैं फील्ड नेगेटिव लूंगा। तो ये आपको कर्व्स याद रखनी होंगी बेटा। अब अगर ये तो सिंगल वायर की वजह से, दो वायर को कनेक्ट कर दो बेटा, तो क्या करना है ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहां पर इसी ग्राफ को उठा के 2 बार रख दिया बेटा, एक बार यहां रख दिया एक बार यहां, सेम टू सेम रखे हुए हैं, बीच में ये ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये वाली कर्व इसकी थी, ये वाली कर्व इसकी, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ आपस में बराबर हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर ये आउटवर्ड ये क्रॉस है, अब आप क्या करो, ये एक ग्राफ था ये एक ग्राफ था, देखिए आपको ये इंडिविजुअली ग्राफ दिख रहे हैं बेटा, इन दोनों को मैंने यहां पर जोड़ दिया तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है तो ये जुड़ जाएगा और ये जुड़कर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ याद रख सकते हैं। आपको ये बात पसंद आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा बेटा। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और पाइप की वजह से, वैसे तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की वजह से आता है, बट क्योंकि हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो बाद में मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ लिखा, एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखा है, बट पहले हमने क्या लिख लिया, फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि आउटसाइड द वायर फॉर्मूला रिमेन सेम।
ये वही थिन वायर की वजह से है, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर की वजह से। सरफेस पे आर को कैपिटल आर पुट कर देंगे बेटा, इनसाइड पॉइंट पे अंदर यहाँ कोई करंट नहीं है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। ये सेम है कैसा, जैसा हमने शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लॉन्ग सॉलिड लॉन्ग वायर की वजह से करंट पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेटा, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, करंट डेंसिटी हो जाती है करंट अपॉन एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट पे ये भी एक थिन वायर की तरह ही सेम फॉर्मूला रहेगा, सरफेस पे आर को कैपिटल आर पुट कर दिया बेटा, इनसाइड पॉइंट पे थोड़ा फॉर्मूला अलग है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाकर आता है, बट ये म्यू नॉट बाय 2 जे बाय आर होता है। अगर आपको याद हो तो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्फीयर की वजह से ये था और सिलेंडर की वजह से ये था, बस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 2। चार्ज डेंसिटी की जगह करंट डेंसिटी, आर की जगह क्या रहता है आर। ये सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये स्फीयर की वजह से होता है, तो ये फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है। अब अगर आप देखें वेक्टर फॉर्म में तो ये जे क्रॉस आर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके अंदर एक रिजल्ट है कि अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर थ्रू आउट लेंथ में कैविटी है, ये सिलेंडर है बेटा, इसके अंदर थ्रू आउट लेंथ में कैविटी है, तो इस कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, और किसके बराबर होगा, कैविटी का सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। ये आ गया एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट क्या होगा, इस लूप में से नेट कितना करंट जाएगा बेटा, I1 I2 सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो। एक वेरी इंपॉर्टेंट केस बेटा, वो क्या है, सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड होता है जब इसकी लेंथ जो है रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी, इसकी वजह से नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बेटा। नियर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2, एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है। ये इसका एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, अलग अलग जगह पर ये ग्राफ थोड़ा सा वेरी करता हुआ दिखाई देगा, किसी किसी जगह पर ये ऐसे ड्रॉ किया होता है, ओके। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ मिल जाता है। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर एक कोर इंसर्ट कर दें तो कोर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू एन आई, और म्यू को आप क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट म्यू आर। ये म्यू क्या, म्यू नॉट होता है स्पेस की परमेबिलिटी, ये मीडियम की, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। फाइनाइट सोलेनॉइड, अब ये भी बहुत कम बच्चों को पता होता है बेटा, क्यों, क्योंकि नीट में कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, तो बच्चे करवा दे, जो टीचर हैं वो छुड़वा देते हैं। अगर सोलेनॉइड की लेंथ कंपेरेबल टू आर हो, लेंथ जो है वो कंपेरेबल टू आर हो, तो इसे फाइनाइट सोलेनॉइड बोलते हैं। इस केस में जिस पॉइंट पे आपको फील्ड लिखना है वहां से आप एंड के साथ एंगल लिख लेंगे अल्फा एंड बीटा, और ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आइडियल के लिए सेंटर पे अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कट के म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम बच्चों को ये पता होता है, अपने नोट्स में नहीं लिखते, आप भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। सोलेनॉइड के क्वेश्चन में आपको वायर का रेडियस दे दिया जाता है जी, ये जो वायर बाउंड की गई है सोलेनॉइड बनाने के लिए, इसका रेडियस दे दिया जाता है बेटा। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ये होती है 1 बाय डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर बाउंडेड टू फॉर्म अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाने के लिए जो वायर बाउंड की गई है उसका डायमीटर। इस सम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने कहा था आगे चलकर आएंगे, पहला है हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर। ये एक अरेंजमेंट होता है बेटा टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द स्मॉल रीजन। इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अब अगर इस पॉइंट पे देखें, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास नियरली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
तो इस रीजन में ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे। क्यों? दोनों लूप सेम है, दोनों में सेम करंट फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर नेट मैग्नेटिक फील्ड नियरली क्या बन जाता है? यूनिफॉर्म। सेपरेशन क्या होती है? नियरली हाफ ऑफ द रेडियस। फिर दो परपेंडिकुलर कॉइल का केस आता है बेटा। एक कॉइल की वजह से फील्ड इधर, दूसरी की वजह से इधर, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा। तीन कॉइल्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक एक्स की में, एक वाई में, एक जेड में, तो क्या आ जाएगा? √3 टाइम्स। ये स्टैंडर्ड केस सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टार और लगा देते हैं। अगर आप एक सिंगल टर्न कॉइल को अनबाउंड करके एन टर्न कॉइल में बाउंड कर दें, एक सिंगल टर्न कॉइल थी करंट कैरिंग, उसको एन टर्न में बाउंड कर दिया, तो बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी डैश होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बी था, तो बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n² टाइम्स हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, पहले भी नीट में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट होने के चांसेस बने हुए हैं बेटा। फिर एक और रिजल्ट आता है बेटा, ये भी एक रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी लूप हो, यूनिफॉर्म लूप हो, कैसा होना चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म लूप होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म वायर से बना होना चाहिए। अगर इसमें करंट कहीं से भी एंटर करे और कहीं से भी लीव करे, यानी कि इस थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? 0। इधर करंट I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, बट सेंटर पे फील्ड क्या रहेगा? 0। सिर्फ सर्कुलर में ही नहीं, अगर ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा भी लूप है, बस वायर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इधर से करंट आया, इधर I1 गया बेटा, और इधर I2, सेंटर पे फील्ड क्या होगा? 0। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये था मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मूविंग फील्ड है। इन मूविंग फील्ड नहीं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा। यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है। इन, ये आना था इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां क्या आना था बेटा? मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है फॉर्मूला QV×B। ये मैग्नेटिक फोर्स होना मूविंग चार्ज पार्टिकल है। V×B को जब लिखेंगे तो VB sin थीटा हो जाए। अब यहां पर कुछ पॉइंट समझने वाले हैं। ये भी हमारे पास क्या है बेटा? SIP है। ये भी हमारे पास क्या है? SIPs। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। पहला, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स 0 होगी, क्योंकि चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी 0, विच लीड्स टू 0 फोर्स। फिर दूसरा, अगर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, क्वेश्चन आता है कि एक पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर दिया तो फोर्स क्या होगी? 0 होगी। ओके, तीसरा पॉइंट बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन में काम आता है बेटा। जब वो कहता है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सेलरेशन दे दिया, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो जाता है बेटा। यहां पर लिखा, अच्छा यहां लिखा नहीं हुआ, पावर क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर। अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो वो कोई वर्क नहीं करेगी, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट। बट मोमेंटम एंड वेलोसिटी में चेंज, क्योंकि डायरेक्शन बदल सकती है। मोमेंटम एंड वेलोसिटी क्यों बदल जाएंगे?
डायरेक्शन बदलने से, जैसे ये पहले इधर था, फिर इधर चला गया, फिर इधर, डायरेक्शन बदल गई बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बेटा। फिर ये आता है स्पेशल केस, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे बेटा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, तो इट जैसे ये घूमेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी घूमती जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर से पास करेगा, तो इट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड के हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल, मोमेंटम वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ होगा। रेडियस क्या होता है? mv/qb। ये परपेंडिकुलर यहां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो mv/qb। अब mv को क्या लिखा जा सकता है? मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है? √2mv। कैसे? क्योंकि मोमेंटम होता है mv, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ mv², इसे लिख दिया जाता है p²/m। तो p को क्या लिखा जा सकता है? 2me। e यहां पर क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लिख लो या फिर e लिख लो। e यहां पर क्या है बच्चों? काइनेटिक। फिर इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाता है बेटा? ये लिखा जाता है चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहां पर जो v है, ये क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है बच्चों। ओके, ये v क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो E की जगह क्या लिख दिया? qv। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लिखते समय। टाइम पीरियड 2πr/v। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2πm/qb। आप देख सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बेटा? ओके। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा? आप या तो राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हैं, या फिर आप जो फर्स्ट वेक्टर होता है इसे थंब के क्रॉस, फर्स्ट वेक्टर क्या है? v, क्योंकि ये फोर्स क्या थी? अगर आप देखिए v×b, फर्स्ट वेक्टर क्या है? v, थंब के क्रॉस। सेकंड वेक्टर फिंगर्स, ये राइट हैंड की v b, तो ये क्या होगी? फोर्स। ये v है, ये b है, ये क्या हो जाएगी? फोर्स। तो फोर्स विल बी गिवन बाय द पाम ऑफ द हैंड। तो पाम से आएगी v×b और f। ये दोनों क्यों लिखे हैं? f इज इन द सेम डायरेक्शन एज v×b अगर चार्ज पॉजिटिव हो, है ना? चार्ज पॉजिटिव हो। क्लियर है बेटा? When particle is projected at an angle theta with magnetic field, when particle is projected at an angle theta with magnetic field, अब magnetic field lines इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा? ये एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, ये b के परपेंडिकुलर है। सॉरी, ये जो v sin थीटा है ये b के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। कितना रेडियस होगा? mv sin θ/qb। ये देखिए यहां पर क्या लिखा था? mv। v कौन सा? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2πm/qb। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता बेटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है v cos θ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स 0 है। लिखा था ना बेटा यहां? अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स 0 है। इसलिए इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं, तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा अलोंग द एक्सिस। इन दो, ये घुमाएगा, ये मूव कराएगा, तो कंबाइंड मोशन इज हेलिकल। काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट। पिच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन। जितने टाइम में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में आगे कितना गया उसको बोलते हैं
पिच। तो ये किसके बराबर होगा? टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये v cos थीटा और ये क्या था 2 पाई m बाय क्यूब। समझे बेटा? फिर एक ये टर्म आती है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कम बच्चों को पता होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर। तो v स्क्वायर तो v है, वेलोसिटी तो इनिशियल v है, a परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय m। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? qv बाय m। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? qvb साइन थीटा बाय m। सॉरी, यहां एंगल कितना है? थीटा। अब यहां पर अगर a की वैल्यू ये पुट करोगे तो रिलेशन बनेगा mv बाय qb साइन थीटा। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ में क्या था? mv साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर में साइन थीटा नीचे है। समझे बेटा? व्हेन पार्टिकल, ये एक नोट है बेटा, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना होता है डेरिवेशन में से। पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ रीजन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज साइक्लोइडल पाथ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ई एंड बी परपेंडिकुलर है, देन पाथ हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोइडल पाथ हो जाएगा। लॉरेंट्ज फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बेटा। ये जो नेट फोर्स है इसे लॉरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं। स्पेशल केस आता है बेटा कि फोर्स जीरो कब होगी? जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी बेटा। तो वहां से अगर आप वैल्यू पुट कर दें, Q से Q कट जाएगा तो E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B आता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर फोर्स जीरो है तो पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड एंड डायरेक्शन सेम बेटा। अब अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और यहां पर एंड फोर्स क्या है? जीरो, तो V किसके बराबर आएगा बेटा? ये आता है E बाय B के बराबर। तो V किसके बराबर आता है बेटा? E क्रॉस B के बराबर आता है। फिर आता है एक वेलोसिटी सिलेक्टर और फिल्टर। ये क्या करता है? सेपरेट चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटी। अगर यहां पर हमारे पास बीम है जिसके पास अलग अलग वेलोसिटी है तो इसको एक क्रॉस फील्ड रीजन में से पास कराया जाता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो उसे बोलते हैं क्रॉस फील्ड रीजन। तो इसमें से पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे और जिन पार्टिकल की वेलोसिटी E बाय B होगी सारे वही बाहर आएंगे। तो सेम वेलोसिटी के पार्टिकल बाहर आएंगे। अब ये वेलोसिटी फिल्टर यूज कर लिया जाता है एज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? यहां वेलोसिटी फिक्स हो गई सबकी, तो अब क्या करेगा? यहां एक और फील्ड लगा देगा और उस फील्ड की वजह से अब पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। वो सर्कुलर पाथ का जो अरे यहां पर 2 भी लगना था, ये डायमीटर 2 होता, ये डायमीटर है बेटा, तो ये डायमीटर किसके बराबर होगा? 2r, और r होता है mv बाय qb। तो ये जो डायमीटर है, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबका क्या है बेटा? सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सबका क्या है बेटा? सेम। तो ये डायमीटर किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक चार्ज पे। तो आप उन पार्टिकल को अलग अलग कर सकते हैं जिनका स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग। ओके, नेक्स्ट आता है, ये तो था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट। तो चार्ज पार्टिकल पे क्या था? V क्रॉस B। तो QV की जगह यहां क्या आ जाएगा? IL या IDL। इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं बेटा इसको, आप क्या लिख सकते हैं? IDL क्रॉस B और इसकी इंटीग्रेशन लिख दो। तो QV की जगह यहां क्या आ गया? IDL। मैंने कहा था ना ये फिर से ही काम आएगा बेटा। तो ये किसके बराबर होता है? QV। अब अगर स्पेशल केस आता है, इफ कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट, यहां तो स्ट्रेट है, अगर कंडक्टर स्ट्रेट ना हो तो आप दोनों एंड, जहां से करंट शुरू हुआ है जहां खत्म हो रहा है, दोनों एंड को लाइन ज्वाइन कर देंगे। करंट की डायरेक्शन में ही
एल इफेक्टिव की डायरेक्शन लेंगे तो ये जो लेंथ है एल इफेक्टिव कहलाएगी और यहां एल की जगह क्या आ जाएगा, एल इफेक्टिव क्रॉस बी आ जाएगा। स्पेशल केस 2 बेटा, इफ कंडक्टर फॉर्म अ क्लोज लूप, अगर ये कोई क्लोज लूप बनाता है तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगी अगर फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या है, फील्ड यूनिफॉर्म। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये फोर्स 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। एक क्वेश्चन आता है स्पेशल क्वेश्चन, ये 4 से 5 चैप्टर में आता है, सर्कुलर मोशन में इसकी ट्रिक भी बताई गई है कि अगर ये रिंग शॉर्ट ट्रिक जो सीरीज है उसमें भी इसकी ट्रिक बताई गई है, जो इसके चारों पांचों केसेस हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं बेटा। अगर ये एक करंट कैरिंग लूप या रिंग फील्ड में रख दिया जाए तो सभी एलिमेंट के ऊपर, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेगी। इन फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाएगा बेटा, 0। इन फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0। बट क्योंकि ये फोर्सेस बाहर की तरफ लग रही हैं तो रिंग हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट होने की भी हो सकती है अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं। बट टेंशन कितनी आएगी, टेंशन इन द रिंग होगी बेटा स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्स। ये तो वेक्टर सम 0 है, स्केलर सम क्या होगा, सभी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है बेटा, आई डी एल बी। तो स्केलर सम करेंगे तो आई एल बी बाय 2 पाई। तो लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, लेंथ है 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो यहां क्या बच गया, आई आर बी। इसे आर बी आई भी लिख देते हैं, याद रखने के लिए क्या लिख देते हैं बेटा, आर बी आई। इसे याद रखने के लिए क्या लिख देते हैं बच्चों, आर बी आई। ओके। फिर आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ये तो थी फोर्स, अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा है उसमें एक वायर रख दी तो उसके ऊपर फोर्स कितनी है। अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं इनफाइनाइट लॉन्ग तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी। एक वायर का करंट यहां फील्ड जनरेट करेगा, इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर यहां फोर्स लग जाएगी। तो ये फोर्स होती है म्यू नॉट बाय 2 पाई आई वन आई टू बाई डी। ये फोर्स नहीं होती, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। और यही जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट, टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट। करंट की ऐसा यूनिट को डिफाइन करने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। दोनों वायर एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगी। अगर ये करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वायर अट्रैक्ट ईच अदर है, अगर ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वायर रिपेल ईच अदर है। यहां पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं इसको तो ये दोनों वायर क्या लगाएंगी बेटा, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा दे। यहां पर फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव। क्या ये बात समझ में आई बेटा। SIP ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा। स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट बेटा। दूसरा ये वाला SIP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार क्वेश्चंस में देखा जाता है। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, पास में एक लूप पड़ा है, तो ये लूप अगर छोड़ दिया जाए तो वायर की तरफ जाएगा या अवे जाएगा। पास वाली वायर का मैग्नेट आपको करंट देखना है। अगर पास वाली वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगी, लूप गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड वायर। पास वाली वायर में अगर ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो लूप रिपेल होगा, अवे जाएगा। ये तो वायर है, यहां पर अगर सर्कुलर लूप होगा तब भी यही रिजल्ट बनेगा बेटा। पास वाली वायर में ऑपोजिट है तो दूर जाएगा। क्लियर है बेटा। ये रिजल्ट बहुत ही कम बच्चों को पता होगा बेटा, ये रिजल्ट बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। बट दो करंट कैरिंग वायर की जगह पर अगर ये बीम है, क्या है बेटा, बीम, चार्ज बीम। चार्ज पार्टिकल का छोटा बीम नहीं है,
बीम होता है, ये बीम है। चार्ज पार्टिकल का बीम, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल स्ट्रीम पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। बट मैग्नेटिक फोर्स होगी अट्रैक्टिव, क्योंकि ऐसा दोनों की वजह से करंट होगा, सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव। बट नेट फोर्स होगी रिपल्सिव। नेट फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है? मैग्नेटिक फोर्स। वायर के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होती है क्योंकि करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट दो अगर चार्ज बीम है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की जो रेशियो है वो c²/v² होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको ये रिजल्ट पता था? क्या आपको ये SIP पता थी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यस वी नो दिस SIP, हमें क्लास में टीचर ने लिखवाई हुई थी, और नो हमें नहीं लिखवाई हुई थी। ये आपका पेपर में टाइम सेविंग और मार्क्स सेविंग रिजल्ट हो सकता है। बहुत पॉपुलर है, काफी सारी टेस्ट सीरीज में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। ये था सेकंड पार्ट जिसमें हमने फोर्स देखा एक करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप। बेटा अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है NIA, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। अगर करंट क्लॉकवाइज है, घुमा दीजिए फिंगर्स राइट हैंड, तो थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यहां पर एक ये SIP है, दो SIP हैं, एक ये है और एक ये नोट लिख दिया, SIP भी लिख सकते थे। अगर हमारे पास सेम लेंथ से हम इफ सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल आर फॉर्म्ड फ्रॉम इक्वल लेंथ देन एरिया इज मैक्सिमम फॉर सर्कल, मैग्नेटिक मूवमेंट इज मैक्सिमम फॉर अ सर्कल। ये पहला, सेम लेंथ से अगर आप सर्कल एरिया और रेक्टेंगल बनाएं तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है। दूसरा नोट, अगर ये सिंगल टर्न थी, इसको आपने n टर्न में कन्वर्ट कर दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी m/n। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था बेटा? n²b, मैग्नेटिक मूवमेंट m/n हो जाएगा। फिर आता है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू अ रोटेटिंग चार्ज। ये भी बहुत कम बच्चों को पता होता है। रोटेटिंग चार्ज, अगर ये एक रॉड, ये एग्जांपल, ये एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसको अगर घुमा दे तो इसके साथ करंट एसोसिएटेड होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? इसको आप लिख सकते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो के साथ बेटा m/l। m है मैग्नेटिक मूवमेंट, l है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है बेटा? l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। चार्ज q/2m, m क्या है? मास। ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये रेशियो पूछी गई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो वो होती है q/2m। एग्जाम्पल m एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर बताया है बेटा, चार्ज हो गया q, 2m, मैग्नेटिक मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे I क्या होता है रॉड का बेटा? ml²/12, अगर सेंटर से पास कर रहा हूं, इंटू ओमेगा। m से m कट जाएगा बेटा, तो क्या बच गया? q ओमेगा l²/24। ये मेरे पास क्या बच गई बेटा? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस रॉड। यहां से भी एक्सेस पास कर सकता है, ये डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी की एप्लीकेशन है बोहर मैग्नेटो। ये क्या होता है? जो हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उसके साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होती है, उसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटो। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, यही फॉर्मूला लगा सकते हैं E/2m। एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, तो ये बन जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए मिनिमम के लिए, तो ये हो जाएगा EH/4πf। सभी चीजें कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आ जाती है। आज तक कभी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को नहीं मिला है। फिर आता है एक करंट कैरिंग जो लूप होता है, इट एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है तो फील्ड में रखेंगे तो इट एक्सपीरियंस आ टॉर्क। टॉर्क क्या होगी? m × b, mb sin थीटा। यहां जो थीटा है
दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बात समझ में आई। मैग्नेटिक मोमेंट को आप NIA भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी -m.b लिख सकते हैं। ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें एक कॉइल को हम एक कोर के ऊपर बाउंड करते हैं और दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखते हैं। जब इसके ऊपर करंट, जब इसमें से करंट पास करेगा तो ये कॉइल रोटेट होगी, बिकॉज इसके ऊपर टॉर्क लगती है। और यही इसका प्रिंसिपल होता है, एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा इसका? करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक। ओके बेटा, अब इसका डिजाइन ऐसा होता है बेटा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है इनमें एंगल हमेशा 90 हो जाएगा, तो टॉर्क MB होगी। जब ये घूमेगा तो ये स्प्रिंग इस रोटेशन को अपोज करेगा और इक्विलिब्रियम में इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क होगी जो C थीटा होती है। C होता है टॉर्जनल कांस्टेंट या टॉर्जनल कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉर्क बराबर होंगी, तो थीटा क्या आ जाएगा? NABI डिवाइड बाय C। ये है डिफ्लेक्शन, I इज द करंट, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका जो स्केल होता है वो लीनियर होता है और इसे हम कह देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फिर बात आती है करंट सेंसिटिविटी बेटा, ये क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये क्या होती है बेटा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होती है। तो करंट सेंसिटिविटी को आप क्या लिख सकते हैं? NAB डिवाइड बाय C बेटा। क्या होता है? डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय करंट, तो NAB बाय C। अब आपके पास आता है बेटा कि अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? N को बढ़ा दो, A को बढ़ा दो, B को बढ़ा दो और C को कम कर दो। इसीलिए हेयर स्प्रिंग एक बहुत ही लाइट स्प्रिंग यूज किया जाता है। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। अब वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है? IR। तो ये आ गया करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R। यहां पर ये ध्यान रखना है बेटा, वैसे तो रेजिस्टेंस होता है V बाय I, बट यहां रेजिस्टेंस क्या है? करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज बाय करंट होता है, बट यहां सेंसिटिविटी के केस में करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी NBA डिवाइड बाय CR। यहां पर बाकी तो वही है, अगर इसे बढ़ाना है BAC चेंज कर दो, बट N के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप N बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। जितनी नंबर ऑफ टर्न उतनी लेंथ, तो उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो कहता है विद इंक्रीज इन N करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डू नॉट इंक्रीज बेटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछा जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको ये जो वन शॉट क्विक रिवीजन नोट्स थे ये पसंद आए होंगे। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिले होंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो बस इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हाइप कर सकते हैं वीडियो को और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं बेटा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल भी बोलते हैं इसे। बार मैग्नेट को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था, इसमें भी दो हैं, साउथ एंड नॉर्थ एंड। एक होता है -m पोल स्ट्रेंथ, एक होती है +m पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ बेटा। जो इसकी फिजिकल लेंथ होती है वो इसकी इफेक्टिव लेंथ से बड़ी होती है। इफेक्टिव लेंथ होती है दो पोल के बीच का गैप, वो 0.85 L के अप्रोक्स होता है बेटा। क्लियर बात? फिर अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो साउथ पे एंटर करती हैं बेटा, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं। आउटसाइड द रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ। मैं यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेट के अंदर कहां से कहां होती हैं, साउथ टू नॉर्थ होती है। फिर आता है कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। अगर आप इस लेंथ के अलोंग कट कर दें तो एरिया बट गया बेटा। अगर ये एरिया a/2 हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी 1/2 टाइम्स हो जाएगी। अगर ये एरिया 1/3 टाइम्स हो जाए तो पोल स्ट्रेंथ भी 1/3 टाइम्स हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? अगर एरिया बराबर है तो पोल स्ट्रेंथ भी बराबर होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट लेंथ क्या रही बेटा, सेम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गई, m/2 इंटू एल, तो ईच पार्ट की m/2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। क्या है कि अगर एक बार मैग्नेट को आप बेंड कर दें आर्क में तो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, तो वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, एंगल पे। साइन थीटा/2, थीटा/2। थीटा किस में लेना है, रेडियन में लिखना है बेटा। आपको थीटा किस में लिखना है बेटा, रेडियन में लिखना है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके ऊपर PYQ में नीट में पहले ही 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगर आप कटिंग करते हैं ट्रांसवर्सली, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर, तो लेंथ हमारे पास कट गई तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड ऑन एरिया। पोल स्ट्रेंथ सेम रही तो मैग्नेटिक मूवमेंट m इंटू L/2, ये फिर से क्या हो गई, आधी हो गई बेटा। क्लियर है? फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल और बार मैग्नेट के फील्ड सेम है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है बेटा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होगी। और जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फील्ड दिखना है, उसका डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है बेटा, उसका डिस्टेंस आप कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। उसका डिस्टेंस आप कहां से मेजर करते हैं बेटा, सेंटर से। तो अगर ये हमारे पास शॉर्ट बार मैग्नेट होती है, हमेशा ही ऑलवेज हमारे पास क्या होती है बेटा, ये शॉर्ट बार मैग्नेट, ये जो डिस्टेंस r है इस लेंथ से बहुत बड़ा होता है, तो क्या आएगा, μ0/4π2m/r3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, 2kp/r3। k की जगह ये है, p की जगह m है, r की q की जगह r। ओके, समझ में आया बेटा? इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या था वहां, k-p/r3, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा। जर्नल पॉइंट पे एक पॉइंट है जो मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ थीटा एंगल पे है, r डिस्टेंस पे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0/4πm/r3 √1 + 3 cos² थीटा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ एंगल अल्फा पे, तो tan अल्फा = tan θ/2। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बी क्या बन जाता है बेटा, अल्फा प्लस थीटा। मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है बेटा, बी इधर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहता है जब ये परपेंडिकुलर हो जाए तो अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90, तो एडजस्ट कर देंगे यहां से। फिर एक नोट आता है बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बार मैग्नेट्स क्या होती है, 1/r⁴। दो बार मैग्नेट में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज 1/r⁴ बेटा। अब अगर आप इस बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रख दे, ये एक्सटर्नल फील्ड में बार मैग्नेट रख दी बेटा, तो इसके ऊपर टॉर्क होगी m×b, एनर्जी होगी -m.b। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है बेटा, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा, टॉर्क 0 होगी, एनर्जी मिनिमम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा 180 डिग्री, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, टॉर्क 0 और एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ये याद रखना है, ये सभी चैप्टर में वैलिड है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल में एनर्जी मैक्सिमम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बेटा, अगर इस बार मैग्नेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2π√I/m। आई क्या है बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं है यहां, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। m मैग्नेटिक मूवमेंट है और b क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक।
अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है बेटा, हमारे पास ये डेल्टा यू के बराबर होता है। करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ बार मैग्नेट, हमने देखा अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। दिस मेनली यूज्ड इन नेक्स्ट चैप्टर ईएमआई। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बेटा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहां क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, बट यहां तो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए हमेशा प्लस एम माइनस एम होकर ये क्या रहेगा, जीरो। इस साइड पे क्या आ जाता है, जीरो। दूसरा ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये हमें क्या बताता है बेटा, गॉस लॉ से ये दो चीजें कंफर्म होती। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए इमेजिनरी मोनोपोल की वजह से फील्ड लिखा जाता है बाय रिलेटिंग द फॉर्मूला ऑफ डायपोल, बाय रिलेटिंग विद द कूलम्स लॉ। ये आ गया के, क्यू की जगह एम डिवाइड बाय, तो एक हमें बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करने हैं बेटा, तो इसलिए एक पोल की वजह से फील्ड लिखना जरूरी था, फिर बाकी हम कंबाइंड टू पोल की वजह से भी लिख सकते। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें तीन टर्म है, कौन कौन सी, मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल को, रॉड को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। डिफाइन कैसे करते हैं, जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, ये कौन सी होती है बेटा, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, कौन सी होती है ये लिखा हुआ है देखिए ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइज्ड इंड्यूस्ड इन द फील्ड, ये हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। यूनिट क्या हो जाएंगी, मैग्नेटाइजेशन को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ इंटू एल, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ये कट गया तो ये क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। यूनिट देखना था, मैग्नेटाइजेशन की होती है एम्पियर मीटर डिवाइड बाय एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया, एम्पियर बाय मीटर। क्लियर है बेटा। फिर आती है टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया गया है वो क्या होता है, बी नॉट बाय म्यू नॉट या फिर बी बाय म्यू। बी नॉट है स्पेस में फील्ड, बी क्या है, मटेरियल के अंदर नेट फील्ड। यूनिट इसकी भी एम्पियर पर मीटर है। सोलेनॉइड के लिए ये कितना होता है, एन आई, सोलेनॉइड के लिए ये एच कितना होता है बेटा, एन। फिर तीसरी टर्म आती है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा, इट मेजर्स हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। अगर ससेप्टिबिलिटी हायर होगी तो हम आसानी से उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्या होती है बेटा ये, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों के ऊपर यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। फिर इनका रिलेशन आता है परमेबिलिटी के साथ, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी आपस में रिलेट करते हैं, किसके बराबर होती है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव स्मॉल और फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ये है हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए बेटा, और कैसी लगी ये वीडियो या फिर क्या आप कहना चाहते हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल, इंडिविजुअल एटम डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इसका कॉज होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं इट गेट फीबली मैग्नेटाइज, फीबली मतलब थोड़ा सा मैग्नेटाइज, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट ये मैग्नेटाइज होगा बेटा।
ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल लेस देन होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया थोड़ा सा, तो एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देगा। रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ससेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में है, रिलेटिव परमेबिलिटी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो नेट फील्ड अंदर क्या होगा, लेस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। ओके, फिर कहता है मेजनर इफेक्ट आता है कि डायामैग्नेटिज्म में सुपर कंडक्टर बिहेव लाइक परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म मतलब म्यू आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ईच एटम की, ये फीबली मैग्नेटाइज होते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन फीबली मैग्नेटाइज, ये वाले बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन फीबली मैग्नेटाइज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ज्यादा होगा तो रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी होगी, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, बट ये वैल्यू क्या होती है, स्मॉल। इसका कॉज क्या होता है, स्पिन मोशन, डायामैग्नेटिज्म का ऑर्बिटल मोशन। क्यूरी लॉ कहता है कि टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी कम होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में ये टेम्परेचर आपको लेना है। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इतने सेल्सियस पे इतना है तो इतने सेल्सियस पे बताएं, तो सिर्फ आपको इसकी रेशो लेनी है टेम्परेचर केल्विन। तो ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला। यहां पर ग्राफ क्या था, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, स्मॉल वैल्यू, इसलिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में ड्रॉ की है बेटा। फेरोमैग्नेटिक, इनमें डोमेन थ्योरी होती है, डोमेन की फॉर्म में जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, इसलिए इसका कॉज क्या होता है, डोमेन फॉर्मेशन इज द मेन कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, क्या होता है बेटा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली, ससेप्टिबिलिटी बहुत बड़ी होती है 0 से, तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, ये 1 से बहुत बड़ी होती है। ठीक है बेटा, डाया एंड पैरामैग्नेटिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक जनरली सॉलिड होते हैं बेटा। क्यूरी वेज लॉ ये कहता है कि एट क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स अ पैरा, तो उस क्यूरी टेम्परेचर के बाद ग्राफ कैसा होगा, पैरा जैसा ही होगा बेटा। और अब देखिए ये एसआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। पहला पॉइंट, ऑल मटेरियल्स हैव डायामैग्नेटिज्म, ये एक एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ दिस इज शोन बाय ऑल मटेरियल, तो वो है डायामैग्नेटिज्म, पैरा या फेरो नहीं है। फिर आता है मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग किस कौन प्रोवाइड करता है बेटा, मैग्नेटिक शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर सुपर कंडक्टर प्रोवाइड परफेक्ट डायामैग्नेटिक शील्डिंग। क्यों, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी साइड में आपने फेरोमैग्नेटिक रख दिया, तो ये फेरोमैग्नेटिक सारी फील्ड लाइन को अपने में से पास कराएगा, इस स्पेस में जाने ही नहीं देगा बेटा। फिर आता है हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व होता है कि आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, जब कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंड्यूस हुआ। तो ये देखा गया कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहे, बट जब हम इसे कम करते हैं तो ये कम नहीं होता, लेट होता है, इसमें कुछ बच जाता है। तो ये किसके लिए स्टडी की जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्या होता है, पहली बात, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बेटा वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लैग, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पीस है, इट लैग्स बिहाइंड द एक्सटर्नल फील्ड। फिर जो इसमें फील्ड बचेगा जब एक्सटर्नल फील्ड 0 हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब अगर इंटरनल फील्ड को 0 करना है, इंटरनल फील्ड को 0 करना है तो एक्सटर्नल फील्ड जो ऑपोजिट लगाना पड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल।
एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व बता। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्टील जनरली यूज किया जाता है, उसकी हाई रिटेंटिविटी होती है, हाई कुरेसिविटी होती है। प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा? हाई कुरेसिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्राइम फैक्टर होता है स्मॉल एरिया अंडर द कर्व। इसके लिए प्रेफर किया जाता है लो कुरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी। मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? सॉफ्ट आयरन। बट अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, सॉफ्ट आयरन के लिए अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी क्या होती है बेटा? हाई होती है कंपेयर टू स्टील। ये कर्व ऊपर होती है और ये कर्व नीचे। तो जब सॉफ्ट आयरन आ जाए तो आपको रिटेंटिविटी हाई लिखनी है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाए तो सब कुछ लो लिखना है। ओके, फिर आता है लास्ट में वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वैसे तो ये सिलेबस से कटा हुआ इमेजिन किया जा रहा है क्योंकि इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, बट यहां मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जगह कोई भी यूज कर दूं। ऊपर हमने लिखा था ना, एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप एक बार मैग्नेट को रिलीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड यही होता है बेटा। अब इसी फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है फील्ड कोई भी लगाकर, टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइज। सिर्फ इसके लिए मैंने ये लिखा है। दो मैग्नेट डिफरेंट साइज की है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कंपेयर करेंगे? सेम साइज की होगी तो बस दो टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे, ये भी सेम ये भी सेम, तो एम की रेशो आ जाएगी। बट अगर डिफरेंट साइज की है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, तो कैसे करते हैं? केस वन, पहले दोनों को सेम डायरेक्शन में रख के वाइब्रेट कराया जाता है, ये टाइम पीरियड। फिर एक की डायरेक्शन को बदल दिया जाता है बेटा। क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे इफेक्ट पड़ेगा? नो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो दोनों केस में सेम रहा। तो ये m1 प्लस m2 था, ये m1 माइनस m2। इन दोनों टाइम पीरियड को डिवाइड करो, इसकी रेशो आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा? मैग्नेटिक मूवमेंट की रेशो मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? इसके साथ ही इस चैप्टर की ये ओवरव्यू क्विक रिवीजन खत्म होती है बेटा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो हम 30 मिनट बोलते हैं बेटा, यहाँ 1 घंटा लग गया है। क्यों? क्योंकि ये दो चैप्टर एक साथ कंबाइंड है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर बेटा। उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूलाज समझ में आए होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट भी आपने देखे होंगे जो पहले डिस्कस है आपने, जब पहले वो पॉइंट नहीं देखे। तो इसके लिए बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हाइप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।